आरसीटी जो भी पढ़ के आए हैं क्लिनिकल ट्रायल में, उसमें भी आरसीटी यूज हो रहा है। तो मैं तुमको ये बना देती हूँ इसके साथ में, क्योंकि ये बहुत तरीके की स्टडीज हैं। उसमें से कुछ टाइप की स्टडीज तुम्हें बता दी, कुछ जहाँ जहाँ जरूरी पड़ी है वहां जाके पढ़ा रही हूँ, ताकि तुम्हें और ज्यादा समझ में आए इसके अंदर कि ये यहाँ पे यूज हो रही है इस टाइप की स्टडी, इसलिए इस स्टडी को, वरना मैं सारी स्टडीज एक साथ पढ़ा देती और फिर वो जहाँ जाके वो यूज होती है ना, उल्टा वहां जाके पढ़ाई जाए ना तो ज्यादा समझ में आती है, वरना नहीं समझ में आती, वरना सिर्फ थोड़ी थोड़ी याद रह जाती है। एटलीस्ट मेरे को तो ऐसा ही होता था। ठीक है, ये दिख रही है स्लाइड? ठीक है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये मेरी स्लाइड्स नहीं है, ये उसी सेशन से निकाली हुई स्लाइड है एनसीएच के, ताकि तुम्हें सीधी समझ में आ जाए। एनसीएच वालों ने देखी थी, मैंने कहा ये सीधी सी यही समझ में आएगी, इजी लैंग्वेज में। वैसे तुमको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ। एक्सपेरिमेंट वाला जो ग्रुप काम अपने करके आए थे, एक्सपेरिमेंट में कर रहा है, मतलब सच में उसमें कुछ हमने इंटरवेंशन किया होगा या कुछ छेड़छाड़ करी होगी, तो उसमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे लोगों को, आधे को देते थे, आधों को नहीं देते थे मेडिसिन। और जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते थे उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते थे और कंट्रोल ग्रुप कहते थे। जिनको नहीं मिलेगी उसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, ऐसे करके। लेकिन जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किन लोगों को देनी है और किन लोगों को नहीं देनी है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस प्रोसेस को रैंडम करते हैं। रैंडम मतलब 1000 लोग इकट्ठे करें, उस 1000 में से अगर मैं 500 का डिवीजन 2 ग्रुप ले रही हूँ, तो उस 1000 में से जैसे एक तरीके से ना कागज डाल दिया, मतलब जैसे अपने वो कहते हैं लॉटरी नहीं निकालते कि भाई 1000 लोगों के नाम का उसमें डाल दिए बॉल में, और उसमें से एक निकाला नाम कि भाई ये किसका नाम है, और ये डिसाइड कर लिया कि जो पहला नाम आएगा ना वो इस ग्रुप में जाएगा एक्सपेरिमेंट वाले में, दूसरा नाम आएगा वो कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, ऐसे करके उन्होंने तरीका बना लिया। तो उसे कहते हैं रैंडम। 1000 लोगों में के 1000 लोगों को, हर एक पर्सन को पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो ये होता है रैंडम करना। कंट्रोल ट्रायल रैंडम किया जाए। अगर इसको रैंडम ना किया जाए तो आगे आती है एक और स्टडी, जिसको करते सेम ही तरीका ये है, इसमें सिर्फ ये चीज चेंज होती है कि ये चीज रैंडम नहीं करी जाती। 2 ग्रुप्स में डिवाइड जो करेंगे उसमें डिसाइडेड होता है कि ये लोग इधर जाएंगे और ये लोग इधर जाएंगे, ऐसे करके। वो होती है क्वासी वाली, उसके अंदर सिर्फ रैंडमाइजेशन का फर्क होता है। आज अपने सिर्फ पढ़ेंगे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो तुमको लगभग समझा हुआ। A study in which the participants are divided by chance into separate groups that compare different treatments or other interventions. या तो दोनों को ट्रीटमेंट भी अलग अलग मिल रहा है, या इंटरवेंशन एक को मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही है, मतलब एक को दवाई मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही, या दोनों को मिल रही है लेकिन डिफरेंट दवाई मिल रही है। सेम ही पैथी की दवाई भी हो सकती है और डिफरेंट पैथीज भी हो सकती है, कि भाई एक को प्लेसिबो मिला, एक को आर्सेनिक मिली, एक तरीके की स्टडी। या दूसरी, एक को आर्सेनिक मिला दूसरे को एक्वानाइट मिली, दूसरे तरीके की स्टडी। तीसरी, या तो किसी को आर्सेनिक मिला और उन्होंने दे दिया दूसरा पैरासिटामोल, या दे दी कुनैन, जो भी है, ठीक है, डरी को दे दी उन्होंने। तो अलग चीजें होंगी ना। है 2 ग्रुप्स, दोनों में से किसको क्या मिलेगा, है कुछ अलग अलग मिलेगा, ऐसे वाला बात है, ठीक है। फिर है जो तुमको इन्होंने स्लाइड्स में बताया था कि अभी तक अपने ने जो पढ़ के आए हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, यहां पे आता है जो ये वो पिरामिड है कि किस स्टडी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसकी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडी की यहां इतनी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल वाली है, दोनों एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वर वाली हम पढ़ चुके हैं, केस कंट्रोल या केस रिपोर्ट को हार्ट वाली, इसमें से 1-2 पढ़ी है, 1-2 रहेगी, कोई बात नहीं, और पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जर्वेटरी वाली जो स्टडीज होती है वो थोड़ी कम वैल्यू की होती है, एक्सपेरिमेंटल वाली जो स्टडीज होती है वो उससे ज्यादा वैल्यू की होती है। और जो मैंने बताया मेटा एनालिसिस या सिस्टमेटिक, ये इसको बोलते हैं स्टडीज ऑफ स्टडी, क्योंकि ये क्या करती हैं, एक जैसे कि रैंडमाइज 10 या 100 या कितने तरीके के रैंडमाइज वाले कंट्रोल ट्रायल वाले इकट्ठे कर लिए और उसको एक साथ देखना, मतलब उसको फिर से एनालिसिस करना। तो ये स्टडीज ऑफ स्टडीज होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली होती है एक तरीके से। तो ये थोड़ा हेल्प करती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। फिर उन्होंने बता दिया कि ये इसके अकॉर्डिंग, इस पर्सन के अकॉर्डिंग, एन एपिडेमोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन विच सब्जेक्ट्स इन अ पॉपुलेशन आर रैंडमली allocated into groups, usually called study या control groups, to receive or not receive an experimental prevention or therapeutic procedure, maneuver या intervention। सीधी सी बात इसके अंदर, ठीक है। अब यही कि भाई ये टोटल पार्टिसिपेंट्स ये थे, इनको रैंडमली इधर या इधर भेजा गया, इनमें से कोई भी इधर जा सकता था, कोई भी इधर जा सकता था। और जो ये रैंडम, अब किसी चीज को रैंडम करने का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करते हैं रैंडम, तो एक तो तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया, लॉटरी मेथड।
ऐसे और बहुत मेथड होते हैं। उसका डिटेल में 3-4 मेथड्स हैं। उसमें बस ये समझ लो कि जैसे कि एक तरीका और होता है कि जैसे ना, जैसे ये किताब है और किताब का तुम कोई भी पेज खोल लो कि भाई मैंने ऐसे करके किताब बंद थी और ऐसे करके एक पेज खोल लिया, पेज नंबर मेरा खुला है 68। अब 68 के बाद में उन्होंने ऐसे ही रैंडमली कि भाई नीचे तक लेके गए कि 15वीं लाइन के बाद में ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, 15वीं लाइन के अंदर कितने अक्षर ऐसे करके। तो ये जो मैंने तुमको मेथड बनाया ये रैंडम है, लेकिन ये रैंडम करना कि आपने को पता कैसे चलेगा? अपने को तो चाहिए कि भाई जो 1000 लोग हैं, 1000 में से इधर वाले कितने हैं, इधर वाले कितने हैं। तो ये जो एक बुक है, इस बुक में एक बुक होती है जो टेबल होता है, उसके अंदर सारी बुक में नंबर ही नंबर होते हैं, बस वो नंबरों की बुक है एक तरीके से। तो उसको ऐसे खोलते हैं और ऐसे करके किसी लाइन पे जाके ऐसे करके देखते हैं, उस पर लिखा होता है, जैसे मान लिया पहले लिखा हुआ 49, तो वो उस जब 1000 लोगों की इन्होंने नेम वाइज लिस्ट बना लेते हैं, और नेम वाइज लिस्ट बनाने के बाद 49 नंबर पे जिस पर्सन का नाम है वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो पहला नाम जैसे नाम आएगा वो हमें इस ग्रुप में डालना है, जैसे कि हमने लॉटरी में निकाला था कि जो पहला नाम आएगा वो हमने किस ग्रुप में डालना है। तो ऐसे करते करते उस लाइन में जैसे पहले नंबर पे 49 है, फिर 52 है, 53 ऐसे करके, और लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो हम नंबर डिसाइड कर रहे हैं वो 1000 लोगों के वाले होने चाहिए, मतलब 1000 लोगों के अंदर ये सारी शीट खत्म हो जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम 1025 या 2064 ऐसे निकल आए उस लाइन के अंदर, तो फिर वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो उसमें ये सिस्टम होता है कि भाई तुम कितने लोगों का, 1000 लोगों का ग्रुप चाहते हो, तो 1000 लोगों के ग्रुप के अंदर तुमने अगर डिवीजन चाहिए तो तुम्हें इस तरीके से डिवीजन कर लोगे। तो वो 45, 503, 204 ऐसे करके वो लाइन में तुम ऐसे करके लोकेट करोगे तो वो निकल आएगा। ठीक है, तो ये रैंडम करने का तरीका, और भी बहुत तरीके। तो बस होता है इसमें ये रैंडमाइज के अंदर कि भाई है पार्टिसिपेंट्स, उसको रैंडमली इधर या इधर डालते हैं। एक्सपेरिमेंट ग्रुप वाले को दवाई दे दी, कंट्रोल ग्रुप वाले को या तो कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो या प्लेसिबो दे रहे हो, ऐसे करके चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि सब पहले बराबर ही है, मतलब जो 1000 लोग थे वो हमारे एक तरीके से देखा जाए तो सब एक तरीके से ही थे। तो जब 2 ग्रुप्स में डिवाइड गए तब भी उनको सेम तरीके से ला, लेकिन जब उनके साथ इंटरवेंशन की गई मतलब किसी को मेडिसिन दी गई और मान लिया किसी को नहीं दी गई, तो दी गई तो उनमें कितनों में चेंज आया, मतलब कितने लोग ठीक हुए। मान लिया कि सारे बीमार थे, अब सारे बीमार थे तो दो पार्ट्स में जब डिवाइड करे तो ये लोग भी बीमार थे और ये लोग भी बीमार थे, नीचे वाले भी बीमार थे। लेकिन जब दवाई दी गई तो मान लिया उसमें से कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग नहीं हुए इंटरवेंशन वाले। तो ग्रीन, जब 4 लोग ग्रीन थे और 4 लोग मान लिया कि ग्रीन ब्लैक थे, ऐसे करके, तो 50-50 था इसके अंदर। अब कंट्रोल वाले में तुमने देखा कि इनको तो दवाई मिली नहीं, लेकिन इसमें से कुछ लोग ठीक हो गए अपने आप ही और बाकी लोग ठीक नहीं हुए। तो जो लोग ठीक हो गए ये रीजन समझे जाते हैं बाद में कि भाई आउटकम, यहाँ तो 4 लोग ठीक हुए लेकिन यहाँ पे तो 2 लोग तो इसमें भी ठीक थे और दवाई उनको मिली नहीं थी। और यही चीज समझनी होती है कि ये क्या है, कि जो फर्क आया ये बाय चांस ही आ गया या सच में इस दवाई का कोई रोल है या दवाई का सच में कोई रोल ही नहीं है। तो ये स्टडी का एंड होता है समझने का, ऐसे करके। तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करके आगे जो ग्रुप्स बनते हैं और एंड ग्रुप्स होते हैं उनकी रिपोर्ट्स को कंपेयर किया जाता है लास्ट में समझने के लिए कि क्या हुआ। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल क्या क्या करता है? The randomized control trial is the most rigorous and robust research method of determining whether a cause-effect relation exists between an intervention or an outcome. सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके की ये होती है। मतलब अगर तुम वो पिरामिड देखो ना, इस पिरामिड में देखो कि नीचे वाले केस रिपोर्ट टाइप की एक स्टडी है, केस कंट्रोल एक स्टडी है, कोहार्ट एक स्टडी है, क्वासा का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और ये वाली भी एक स्टडी है। और ये वाली तो लगभग एक तरीके से बोला जो स्टडी तो नहीं है, इन स्टडीज को स्टडीज दोबारा किया गया, तो कागजों वाली स्टडी होगी एक तरीके से। लेकिन इन जो सच में तुम स्टडीज कर रहे हो इनमें सबसे टॉप तरीके की स्टडी यही होती है। तो इसको करने में इसका मतलब कि बहुत नियम कायदे कानून तो लगेंगे, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो सच में बहुत वैलिड होगा। और इस अगर किसी चीज का कुछ पता चल सकता है, अगर किसी तुमको सच निकालना हो तो यही दे सकती है। तो जो कॉज और इफेक्ट का कि भाई मान लिया कि भाई अल्कोहल पीने से एसिडिटी या अल्सर्स होते हैं कि नहीं, तो यही बता सकती है इस टाइप की स्टडी, ऐसे करके। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सबूत निकाल के देती है इसके अंदर। तो ये इसमें दिक्कत आती है, मतलब कि अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इसको करने के, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करने के मतलब जो नियम है वो इतने रिग्रेस है कि अपने वाले तो कर भी नहीं पाते। मतलब ज्यादातर लोग ज्यादातर रिसर्च में
करना। अब मान लिया जैसे ये क्यों मैं बोल रही हूँ कि मुश्किल है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इंटरवेंशन दी गई और लोग इतने थे और जिनको नहीं दी गई वो इतने थे, ये सब अपने पास रखने पड़ते हैं एक हॉस्पिटल सेटिंग्स में, क्योंकि ये लोग कहीं को कुछ और ना ले लें। अब इंसान दुखी है, कंट्रोल वाला है, तुम उसको दे तो कुछ रही नहीं, मान लिया प्लेसिबो दे रहे हो, वो ठीक नहीं हो रहा, वो तकलीफ में है, क्या वो दवाई नहीं लेगा? घर पे वो तो बैठा पैरासीटामोल ले लेगा, अगर दुख रहा है पेन किलर ले लेगा, मॉर्फिन ले लेगा, दर्द के इंजेक्शन लगवा लेगा। तो वो तो हमारी स्टडी के अंदर छेड़छाड़ होगी कि भाई हमारी दवाई के अलावा कुछ नहीं जाना चाहिए था उसके अंदर। तो जो लोग प्लेसिबो कंट्रोल वाले होते हैं वो सफर करते हैं। तो अब वो कितना सफर कर सकते हैं ये एथिक हमें बताती है, इसीलिए कि भाई लोग इतना, तुम कितने लोग कितना सफर करवा दोगे, ये तुम्हारे एथिक्स कमेटी तुम्हें पास आउट करेगी कि भाई ये इनके साथ होने वाला है तो अलाउड है। यहाँ एथिक्स का रोल आता है। और ये है यहाँ पे कि भाई हो सकता है ये मेडिसिन थोड़ी सी ज्यादा तुम चेक कर रहे हो कि यार 3 टाइम रिपीट करने से कितनी बार उनको इफेक्ट आता है, हो सकता है ये टॉक्सिसिटी इफेक्ट आता हो, देनी ही एक बार हो, लेकिन तुम्हारी स्टडी ये है कि तुम 3 बार दे के देख रहे हो, तो इफेक्ट इन पे भी आ सकता है, खतरा इनको भी हो सकता है। मेजर तौर पे तो सीधा ही होता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ना स्टडी कर क्यों रहे हो, तुम पता करने के लिए तो स्टडी कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों के साथ होगा उनके साथ तो बुरा भी हो सकता है। तो ये एक तरीके का खतरा रहता है इसके अंदर। तो और खतरे, एक तो खतरा भी रहता है इन लोगों को, और बाद में ये होता है कि हमारी स्टडी को बिगाड़ भी सकते हैं ये लोग, क्योंकि तंग होएंगे और बीच में कुछ और ले लेंगे और हमारी स्टडी का सत्यानाश हो जाएगा। तो इस वजह से ये सबसे हार्ड टाइप की स्टडी होती है एक तरीके से। RCTs are often viewed as the gold standard clinical evidence to determine the true relative efficacy of an intervention। इसी सी बात जो मैंने अभी बताई कि सबसे 1 नंबर की और सबसे बढ़िया आंसर देने वाली। हाई क्वालिटी एविडेंस कैन बी जनरेटेड बाय परफॉर्मिंग एन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल व्हेन इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ एन इंटरवेंशन। इसलिए की जाती है केस टाइप का सबसे हाई क्वालिटी का एविडेंस है, 1 नंबर का एविडेंस है। और मिलता क्या है? इफेक्टिवनेस और सेफ्टी पता चलती है इससे कि भाई कैसे काम करती है इफेक्टिवनेस और कितनी सेफ है उसके अंदर। Furthermore, randomized control trial yield themselves well to systematic reviews and meta-analysis, providing a solid base for synthesizing evidence generated by such studies। करेंगे क्या कि बाद में क्या होगा, जितने जैसे तुमने बोला कि अब 10 randomized control trial से जो स्टडीज हो चुकी है उन 10 कंट्रोल मतलब स्टडीज को इकट्ठा करके उसके ऊपर रिव्यू उसका देखा जाएगा या मेटा एनालिसिस किया जाएगा, तो ये उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। तो वो उससे जो समझ में आएगा वो उससे भी सुपीरियर हो गया, पर बेस तो स्टार्ट यहीं से हुआ। एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूव्स पेशेंट्स आउटकम्स एंड सेफ्टी एंड इज जनरली कॉस्ट इफेक्टिव। Therefore, randomized control trials are becoming increasingly popular in all areas of clinical medicine। सबसे बढ़िया होती है ये, और किसी भी दूसरी मतलब तरीके की स्टडीज से ज्यादा ठीक है, पैसे वाइज भी ठीक है ये। Why RCT? Why it is that evidence based on RCT is considered to be the highest quality? The main reason for this is that evidence based on observation data is prone to bias। ऑब्जर्वेशन वाला क्यों, मतलब इसके अलावा जो नीचे वाली स्टडीज थी, इसके नीचे वाली स्टडी कौन सी थी, इसके नीचे वाली थी ऑब्जर्वेटरी वाली स्टडीज जितनी थी, उसमें जो डेटा हमें मिलता था, जो हमने पढ़ा था कि भाई इसमें एक तरीके का बायस आ सकता है, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन है ना, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने वाले का भी बायस आ सकता है कि जो डॉक्टर 1000 लोगों को बैठ के देख रहा था एक तरीके से, एक डॉक्टर तो क्या था, बहुत टीम होती है पूरी, इतने लोगों से काम करना हो, तो वो जो डेटा इकट्ठा करने गया वो किसी तरीके से वो गलत कर सकता है। बताने वाले जो लोग हैं वो भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्बल पे है, एक्सप्रेशन पे है, नोट पे है एक तरीके से, तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो बायस का डेफिनेशन उन्होंने दिया है। बायस का मतलब यही होता है कि भाई सच था, जो सच के अलावा कुछ ना कुछ तुमने गड़बड़ कर दी, भले अपने दिमाग की वजह से कर ली, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया किसी भी तरीके से, या तो तुम्हारा गलत हो गया या बताने वाले का गलत हो गया, जो हमारा केस टेकिंग में भी होता है, तो वो एक तरीके का बायस होता है। लेकिन RCT वगैरह में तो सब कुछ सबूत बोल रहा है, मतलब टेस्ट रिपोर्ट्स बोल रही हैं, वहां इतना रिग्रेस होगा, कोई और तरीका ही नहीं होगा बायस होने का, उसमें भी होता है लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं नहीं आता उसके अंदर, बाकी सबसे कम RCT में होता है बायस, ऐसे करके। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कंपाउंडिंग और सोल बाय चांस, ये इसको मतलब समझ लो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। मतलब जैसे मैं तुमको बताया था कि एक अफवाह फैल गई और तुमने 4 लोगों से पूछी, और 4 लोग, मान लिया कि तुमने एक ही एरिया के 4 लोगों से पूछ ली, बाकी लोगों से तो पूछी नहीं,
तो तुमने अराउंड द इंडिया वाले तो सारे लोगों से पूछा नहीं, तुमने राजस्थान के लोगों, पंजाब के लोगों से पूछ लिया, पता चले कि ये भी लोग वही बात बोल रहे हैं जो तुम सोच रहे हो, या मतलब तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी, फिर भी तुम एक्सप्लोर करने के लिए उनसे पूछ रहे हो। तो एक तरीके के एरियाज के अंदर तुमने इन्फॉर्मेशन ले ली, और वो पूरे इंडिया पे लागू नहीं होती। अगर तुमको केरला के लोग या किसी और तरीके के लोगों से बात करते तो तुम्हें पूरे अराउंड द इंडिया का तुम्हें सच पता चलता। लेकिन तुमने वो 4 लोग राजस्थान से ही क्यों चुने, ये तुम्हारा बायस है। मतलब एक तरीके से तुमने 4 ही, अगर तुम रैंडमली चुनते, कोई इधर से चुन लेता, कोई इधर से चुन लेता, 2 इधर से चुन लिए, 4 उधर से चुन लिए, इधर सुन लिए, तो तुम्हारे चांसेस सच पता करने के बढ़ जाते। और जो है कि भाई जब 2 चीजों को तुम रखोगे, कंपेयर करोगे, तो उनमें थोड़ा सा फर्क होगा ही ना, कि भाई राजस्थान वाला या पंजाब वाला या हरियाणा वाला या आगे का कोई महाराष्ट्र वाला, उन 2 लोगों के वर्जन में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। डिट्टो तो कोई बात बोल ही नहीं रहा होगा सेम एक जैसी। वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसे कहते हैं कंफाउंडिंग, कि सच में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही है। 2 लोगों की बॉडी सेम नहीं है, तुम 2 लोगों का चेक भी कर रहे हो, तो एक का मतलब ब्लड रिपोर्ट या दूसरे का ब्लड रिपोर्ट चेक कर रहे हो, तो तुम दोनों में अगर दवाई भी सेम दी है, तुम्हारी सारी कंडीशन भी सेम है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस तो आएगा यार, 2 बॉडीज अलग हैं ऐसे करके। तो वो जो डिफरेंस है वो थॉट वाला हो, बॉडी वाला हो, या किसी भी लेवल का तुम देखो, तो तुम 2 लोगों को इक्वल बनाने की कोशिश करोगे, वो होगी नहीं। उनमें जो थोड़ा बहुत जो नेचुरल डिफरेंस है उसे बोलते हैं कंफाउंडिंग। और क्योंकि ये कंफाउंडिंग हमें कवर करनी है कि यार ऐसे तो हम 10 लोगों से, 15 लोगों से या 100 लोगों से बात करेंगे, हो सकता है सारे अलग बात कर रहे हो, तो हम इतना बड़ा डिफरेंस कैसे झेलेंगे। हमें तो सिर्फ 2 ही ओपिनियंस में चाहिए, हाँ या ना। तो हाँ या ना के अंदर मे बी तो एक ऑप्शन आ गया, मे बी नॉट, ऐसे करके। तो इतने ऑप्शंस नहीं क्रिएट कर सकते हम इसके अंदर। तो उसलिए हम क्या करते हैं, रैंडमली लोगों को पकड़ते हैं कि हाँ मान लिया कि 100 लोग हैं, 100 लोग सारी अलग से अलग बात करते हैं, तो गड़बड़ है एक तरीके। इतनी तो वही नहीं कर सकते, हमें तो सवाल चाहिए हाँ या ना में आंसर चाहिए। तो हम 100 लोग ऐसे इधर उधर रैंडम लोगों से पूछ लेंगे, उसमें से कितने लोग हाँ बोलते हैं, कितने लोग ना बोलते हैं, हम उसी से आंसर बना लेंगे। हम इसको रैंडम से इस चीज को कवर कर लेंगे कंफाउंडिंग से। हम कंफाउंडिंग कवर कर रहे हैं रैंडम से। अगर हम रैंडम ना करें तो ये कंफाउंडिंग कवर नहीं होगी, मतलब जो डिफरेंस कवर नहीं होएगा, और फिर एक ही तरीके का आंसर हमें मिलेगा। जैसे हम सिर्फ राजस्थान वाले लोगों से बात कर ली तो हमने कंफाउंडिंग कवर नहीं कर पाई एक तरीके से, तो हम पक्के हो जाएंगे, तो आंसर गलत आने के चांसेस हैं। तो जो बाय चांस जो चीज होती है वो तो हो जाती है, लेकिन पक्के तौर पर जो इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए किया जाता है। तो लाइन पढ़ देती हूँ, मतलब यही है इनके। इफ 2 or more groups are being compared in an observational study, there are often systematically difference between the groups. Often systematic difference between the groups, so much so that the outcome of the groups may be different because of their differences rather than their actual exposure or intervention. कि किसी की वजह से वो डिफरेंस पैदा नहीं हुए, वो ऑलरेडी उनमें इतने से डिफरेंस तो है ही। हम 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं ना 2 ग्रुप्स में, कि कौन ठीक हुए कौन से ठीक नहीं हुए या किसी तरीके से, तो थोड़ा बहुत तो उनमें नॉर्मली खुद भी डिफरेंस है ही। हाँ, दवाई देने की वजह से वो डिफरेंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पीपल का डिफरेंस ज्यादा होगा, बस इतना है। तो वो जो उसे बोलते हैं कंफाउंडिंग। द ओनली वे टू, क्योंकि ये बहुत एक सेंटर थीम है, इसलिए मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट दे रही हूँ कि क्यों करते हैं। कंफाउंडिंग कवर करने के लिए करते हैं, और जो बाय चांस जो डिफरेंस है वो कवर हो सके। द ओनली वे टू एलिमिनेट दीज डिफरेंस इज टू एलोकेट ईच इंडिविजुअल टू वन और द अदर इंटरवेंशन एट रैंडम। पकड़ो इंडिविजुअल को अलग अलग रैंडमली, तो ये डिफरेंस कवर हो जाता है। Therefore, the probability of any individual receiving one intervention or the other is decided solely by chance. तो इनमें से मैं किसी को भी डिसाइड कर सकती थी, ये भी पकड़ा जा सकता था, वो भी पकड़ा जा सकता था, तो सबका चांस बराबर है कि भाई 2 लोग राजस्थान से, उनमें कोई भी हो सकते थे, 2 लोग इधर से 2 लोग उधर से, तो उनमें से कोई भी हो सकता था। तो हो सकता है 2 लोग जो मैं राजस्थान से पकड़े हों वो लोग हाँ बोल रहे हो, और 2 लोग पंजाब से पकड़े हो वो ना बोल रहे हो, या उनमें से एक हाँ या एक ना बोल रहा हो। तो बराबर चांस है ना एक तरीके से, क्योंकि मैं रैंडमली उठाए हैं। मेरे नोन या मेरे दिमाग में बायस यार यही 2 लोग उठाने हैं क्योंकि ये लोग हाँ ही बोलेंगे, ये होता है बायस। तो कहीं से तो आया बायस, ऐसे करके फिर तो मेरे आंसर्स में हाँ ही हाँ मिलेगी यार, उन्हीं 2 लोगों को पकड़ना है क्योंकि वो हाँ ही बोलेंगे या ना ही बोलेंगे जो तुम आंसर देना चाहते हो। तो जो
कंपाउंडिंग और सोल जो चांसेस हैं उनको कवर करने के लिए रैंडमली किया जाता है कि भाई इस तरीके से चलो, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इतनी समझ में आ गई है, तो इतना इतना कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं है। पावरफुल टेस्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो आज तक अपने जितनी स्टडीज पढ़ी थी उसमें से सब ने ये बोला था यार ये अंदाजा है, सही नहीं है, पूरा नहीं बताता, ये इफेक्ट है, हो भी सकता है, मे बी, पर चलना पड़ता है, लेकिन ये बताता है हाँ कॉज एंड इफेक्ट, हाँ यही है। दूसरा क्या बोल रहा है, पहले एडवांटेज पढ़ लेते हैं। रेंडमाइजेशन, मिनिमाइज एलोकेशन और सिलेक्शन और कंपाउंडिंग बायस। अब ये वर्ड देख, कंपाउंडिंग बायस कितना भारी वर्ड है, मतलब ना समझाओ तो ये वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है अच्छे से, मतलब उनका सिर्फ कागजों में मतलब रह जाता है, इसका मतलब एक एक वर्ड का। टू प्रोवाइड हाई इंटरनल वैलिडिटी फॉर द स्टडी, ये एक इंटरनल वैलिडिटी वर्ड तुमको लटका के रखा हुआ मैंने, जब तक इसका कोई ढंग से एग्जाम्पल नहीं आता तो मुझे समझ नहीं आएगा। बट इतना है कि भाई ये समझ लो कि ये फायदा करती है एक तरीके से। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, दो तरीके की वैलिडिटी होती है। एक तरीके से जो तुम्हारे अंदर की स्टडी को फायदा करती है उसमें से कम गलतियां होती हैं, मतलब जो तुम चीज प्लान कर रहे हो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वहां की गलतियां। जो इंटरनल बायस है, कंपाउंडिंग इंटरनल बायस है, अगर वो तुम वो नहीं करते तो तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी बढ़ती है, एक एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। धीरे धीरे समझ में आएगी, थोड़ा मुश्किल अक्षर है ये। Can facilitate double blinding of participants to limit bias from researchers or participants behaving differently, कि भाई इसके अंदर ब्लाइंडिंग काम ले सकते हैं। ब्लाइंडिंग क्या होती है कि अब दो ग्रुप्स तुमने डिसाइड कर लिए कि एक को दवाई देनी है और एक को नहीं देनी है, तो अब वो जो दवाई देनी है एक तरीके से वो पता किसको होती है, पेशेंट को पता होती है कि मेरे को दवाई मिल रही है और या प्लेसिबो मिल रहा है। ओपन वाली होती है, आगे एग्जांपल उसके आएंगे, उसमें होता है कि हाँ उन दोनों को पता होता है कि मेरे को प्लेसिबो मिली है, उसको होता है। एक ये होती है ओपन वाली, ओपन ब्लाइंडिंग बोलते हैं। एक होता है कि भाई पेशेंट्स को नहीं पता होती, डॉक्टर देने वाले डॉक्टर को पता होती है कि भाई ये प्लेसिबो में और ये इसमें एक्सपेरिमेंटल में। फिर एक स्टडी होती है कि ये ना तो पेशेंट को पता ना डॉक्टर पता, उसके सुपीरियर को पता है। अब डॉक्टर को तो पता ही नहीं कि भाई किसको प्लेसिबो दी गई, पुड़िया तो देनी है, उस पुड़िया में प्लेसिबो आई है, उस पुड़िया में दवाई है, एक तरीके से। तो इसके अंदर ये जो ब्लाइंडिंग वाला मेथड है ये किया जा सकता है, बाकियों में नहीं किया जा सकता इतना बढ़िया। उस ब्लाइंडिंग से और फायदा होता है, बायस और कम होता है एक तरीके से। Data collected prospectively from both groups allow consistent collection and measurement of data compared to retrospective studies. कि अब जो तुमको मैंने वो फोटो दिखाई थी कि लास्ट में जो दो ग्रुप्स बचते हैं अपने, तो कुछ में 4 ग्रीन है और कुछ में 2 ग्रीन है, ऐसे करके, तो वो लास्ट में जो दोनों ग्रुप्स का तो रियल डेटा होगा, मेजरमेंट्स होगा, उनका ब्लड रिपोर्ट्स होंगे, जो उनका सच में डेटा होगा वो तुम प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आगे वाली टाइम के अंदर तुम जैसे जैसे वो स्टडी ग्रो कर रही होगी तुम्हारे पास टाइम टू टाइम रियल टाइम डेटा मिलता रहेगा, जिसको तुम दोनों ग्रुप में कंपेयर कर सकते हो। यही कंपैरिजन रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी में भी करते हैं। पिछली वाली स्टडी आज से जो पैसे जो हम केस टेकिंग में पूछ रहे हैं उसके साथ में जो पुरानी रिपोर्ट्स लेके आया करते तो हम उसमें भी है, लेकिन वो कितनी बढ़िया है उससे कई गुना बढ़िया ये है, ऐसे करके। फिर है आउटकम मेजर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय intention to treat analysis to limit bias from loss of participants, कि अब तुम 1000 लोग लेके चले हो, 500 उसमें डाले हैं, लेकिन 500 के 500 हर एक ग्रुप वाला, सारे लोग तो स्टडी खत्म नहीं करते ना, बीच में से कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो जो लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट्स होगा उसकी वजह से हमारी स्टडी को घाटा आता है, लेकिन ये थोड़ा सा उसको कवर कर लेती है ऐसे करके। इसके अंदर आउटकम मेजर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय इंटेंशंस टू ट्रीट एनालिसिस टू लिमिट बायस फ्रॉम लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये आता है जब एग्जैक्टली तुम करोगे तो पता चलेगा कि इससे कैसे बच जाते हैं, और इसमें बच जाते हैं ये पता है। इसके अंदर प्रोसीजर पढ़ोगे पूरा तो उसमें आएगा। इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस मेंटेन बेनिफिट्स ऑफ रेंडमाइजेशन, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, एक पॉइंट समझ लो इसके अंदर, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट मेटा एनालिसिस, जो रिजल्ट्स आएंगे वो बाद में मेटा एनालिसिस के काम आ जाएंगे। इसमें इतना बता दूं तुम्हें, इंटेंशंस टू ट्रीट एनालिसिस कि जैसे कि अब 2 लोगों का डेटा आ गया था, जैसे कि अपने पास दोनों ग्रुप्स का डेटा आ गया था, अगर
वो जो डेटा है वो एनालिसिस करने वाले जो लोग होते हैं वो एक बंदे से नहीं करवाते। जैसे कि 3 अलग अलग डॉक्टर्स को वो डेटा भेज दिया, तो 3 अलग अलग डॉक्टर्स उसका एनालिसिस करेंगे और फिर उसका आंसर निकलेगा एक तरीके से। तो इंटेंशंस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग, भाई हो सकता है कोई बंदा चाहता ही हो कि भाई सारे प्लस वालों का ही मैं रखूं, दूसरे वालों का नहीं करूं। इंटरप्रिटेशन ही तो करनी है, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन से रिलेट हो जाता है एक तरीके से। कुछ परसेंटेज फिर भी इंटरप्रिटेशन होती है, 100 कुछ भी नहीं होता, कुछ तुम्हारे दिमाग से ही चलना होता है। तो यहाँ पे भी बायस आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये रैंडम है, 2 लोगों को रैंडम डिवाइड किया गया था, रैंडम के बाद 2 अलग अलग ग्रुप्स थे, उन 2 ग्रुप्स का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें काफी कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि हमने शुरू से ही रैंडम लोग लिए थे। तो अगर हम एनालिसिस में भी थोड़ा सा भी बायस की तरफ जाएं तो भी हमारा गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, ये है। अब तुम कुछ भी सोच लो और लगाओ कि यार इसमें तो आरसीटी ही करनी है, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही आरसीटी बनी है। रैंडमाइजेशन नॉट ऑलवेज पॉसिबल ड्यू टू द एथिकल कंसिडरेशन, बता दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एथिक्स सुनना कहेंगे भाई इन लोगों को सफर करवाओ, कुछ गड़बड़ हो सकती है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मे लिमिट जनरलाइजेबिलिटी टू अदर पेशेंट ग्रुप्स और पॉपुलेशन। अब तुमने अभी इसी के बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन मतलब जब तुम स्टडी कर रहे हो तो उसमें तुमने इंक्लूजन मतलब डिसाइड करते हो कि ऐसे लोग मैं इंक्लूड करूंगी अपनी स्टडी में और ऐसे लोगों को मैं एक्सक्लूड कर दूंगी, बाहर निकाल दूंगी। मान लिया कि तुम लेके चले हो कि भाई कैंसर में मैं स्टडी कर रही हूँ, लेकिन कैंसर पे मेरा इंक्लूसिव क्राइटेरिया ये है कि कैंसर में सिर्फ जो जिन लेडीज को कैंसर है, मैरिड है और मैरिज के बाद में उनको कैंसर हुआ है, वो ही मेरी स्टडी में है। मैरिज से पहले अगर वो उनको कैंसर हो गया, अनमैरिड गर्ल्स को, तो उनको मैं कंसीडर नहीं कर रही। तुम्हारी इस टाइप की तुम्हारा इंक्लूजन है। तो ये है कि भाई कैंसर तो है, लेकिन कैंसर मैरिड वुमेन्स, शादी होने के बाद उनको कैंसर हुआ है, और तुम कोई भी टाइप का कैंसर, अगर हो सकता है यूट्राइन कैंसर हो, तुम उस पर स्टडी कर रहे हो सकता है जनरल को ही का भी कैंसर हो, वो भी स्टडी कर सकते हो, ऑल ओवर द कोई किसी भी टाइप का कैंसर हुआ हो। तो ये जो तुमने इंक्लूड किया ऐसे करके कि भाई यही लोग मैं कंसिडर करूंगी, एक्सक्लूसिव कि भाई हाँ जो अनमैरिड लोग हैं वो एक्सक्लूड कर दूंगी, या कुछ और भी कि अगर उसको कैंसर के साथ कोई और बीमारी हो गई, 2 बीमारियां हैं, तो भी मैं उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ उसे कैंसर ही होना चाहिए। अगर उसे हेपेटाइटिस हुआ, थायराइड हुआ या कुछ और भी हुआ तो मेरी स्टडी में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया होते हैं तुम्हारी स्टडी के लिए, अभी इससे क्या होता है, तुमने 2 तरीके के ग्रुप बनाए, उनमें सब लोगों को, किसी को सिर्फ कैंसर ही कैंसर है, किसी को और कुछ नहीं था, थायराइड नहीं था या कुछ भी नहीं था। तो ये एक तरीके से जब तुम लास्ट में जब तुम एनालिसिस करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो तुम जनरल पॉपुलेशन पे जब उसका आंसर लगाने की कोशिश करोगे कि यार इन लोगों के साथ ये हो रहा है, इसका मतलब सबके साथ ही ये होता होगा, ये जो गड़बड़ है इसे कहते हैं जनरलाइज करना, उस आंसर को सब पे लगा देना, यहां गड़बड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा इंक्लूसिव क्राइटेरिया लिमिट कर देता है तुम्हें उसके अंदर। तो अगर इसे कहता है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया ऐसा हो, बेस्ट से बेस्ट हो, कि ताकि तुम्हारा जो आंसर आए बाद में वो जनरलाइज करने में दिक्कत ना आए। वरना तो तुम कुछ भी इंक्लूसिव और कुछ भी एक्सक्लूसिव डाल सकते हो, लेकिन बेस्ट वो होता है ताकि उससे जो आंसर मिले वो जनरलाइज करने में अड़चन ना बने उससे। आगे, कैन बी कॉस्टली एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू अदर रिसर्च डिजाइन। हो सकता है किसी मेथड में कि भाई इतना हार्ड एंड फास्ट और इतना खर्चा करके लोगों को रखना पड़ता है, उस तरीके से ये कॉस्ट हो सकता है ज्यादा। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है रिसर्च डिजाइन करने में, इतना लोगों को पेपर वर्क करने में बहुत मुश्किल पड़ जाता है कई बार। तो रिसर्चर्स मे नॉट रिक्रूट एडिक्वेट सैंपल साइजेस फॉर द स्टडी। बिल्कुल, ये बहुत पंगा रहता है कि भाई तुमको मिनिमम मतलब जो सैंपल साइज मैक्सिमम चाहिए होता था कि भाई ये तो सच बताने के लिए मुझे 1000 लोग चाहिए तो 1000 ही चाहिए, वो हमारे पास उतना बजट ना हो, करनी हमने आरसीटी हो, और सैंपल साइज हमने 1000 लोगों का ना रख के 800 का कर दिया, 500 कर दिया, करना 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कहते यार 500 लोग बता देंगे 250 कर लेते हैं, इतना क्या करना है। तो ये जो गलती यहाँ पे होती है कि कई बार यहाँ पे रिसर्चर्स इतना पूरी मात्रा में करते नहीं है उसको। प्री डिटरमाइंड सैंपल साइज में नोट डिटेक्ट स्मॉल बट सिग्निफिकेंट आउटकम। मतलब शुरू में तो ये लगता है कि भाई जो सैंपल साइज छोटा कर देते हैं ना,
डिटेक्ट मे नॉट डिटेक्ट, मतलब लगता ना हो कि जैसे कि भाई सैंपल साइज छोटा कर दिया तो उससे कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला है। भाई जो लोग ठीक होने वाले हैं 1000 में, अगर वो उस परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं कि भाई 100 में से 80 लोग ठीक हुए हैं और 20 लोग ठीक नहीं हुए हैं, तो यही परसेंटेज अगर मैं 50 लोग ले लूंगी तो 50 में से कितना होगा कि भाई 50 में से 40 लोग ठीक होंगे, 10 लोग ठीक नहीं होंगे। मतलब वो कहते हैं कि परसेंटेज वाइज वो सही बैठेगा, पर ऐसा नहीं बैठता। ज्यादातर लोग इस परसेंटेज के चक्कर में कि भाई क्या फर्क पड़ता है, 1000 लोगों में स्टडी करेंगे 800 लोग ठीक हो रहे होंगे, 200 नहीं हो रहे होंगे, तो ये काम तो मैं 500 के साथ भी हो सकता है कि 500 ले लो, उसमें से कुछ लोग 350 400 लोग ठीक हो रहे होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारी स्टडी अगर रिजल्ट वैसा दे रही है तो वो उतने लोगों पे भी उतना देगी, कम लोगों पे भी उतना ही देगी। तो ये लॉजिक लगा के लोग सैंपल साइज कम कर देते हैं, लेकिन उससे गड़बड़ होती है। क्योंकि आगे जब सैंपल वाला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगी क्यों गड़बड़ होती है, पर ये गड़बड़ होती है उसके अंदर। अब ये टाइप ऑफ आरसीटी तुमको बता दिया मैंने। ओपन आरसीटी होती है कि सबको पता है क्या दिया गया, सिंगल वाले को पेशेंट को नहीं पता, डबल वाले को पेशेंट्स को और उसका फिजिशियन जो है उस दोनों को नहीं पता, ट्रिपल वाले को पेशेंट को भी नहीं पता, उसके देने वाले डॉक्टर को भी नहीं पता, और उसका जो सुपीरियर उसको भी नहीं पता, ऐसे करके इन्वेस्टिगेटर जो है उसको भी नहीं पता। ये 3 टाइप की होती है, बस इतनी अब इसके अंदर ही पढ़ेंगे। इसके आगे ये इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि जब ये तुम स्टॉप गाइडलाइंस बोलते हैं इसके अंदर, वैसे आज का टॉपिक नहीं है, बस इतना बताती हूँ कि ये क्या होता है जब तुम किसी को ये सारा आरसीटी करने के बाद जब तुम पब्लिश करने के लिए सारा डेटा दे रहे होते हो किसी जर्नल को, तो उसका एक लिखने का तरीका होता है। उस लिखने के तरीके को एक है गाइडलाइन, उसके लिए है स्टॉप, ऐसे करके। ठीक है, तो ये है। इसमें कुछ समझ में आया कि कंफ्यूजन है? हाँ रमनी बता। डबल ब्लाइंडिंग, बेटा ब्लाइंडिंग समझ ले, ब्लाइंडिंग समझ में आया? ब्लाइंड का मतलब क्या? जानकारी छुपा रहे हैं, हमें नहीं पता कि मेडिसिन है। तेरे को अपने जैसे अपने केस टेकिंग लेते हैं तो हमें तो पता ना पेशेंट को क्या दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट को नहीं पता। तो ये वाली क्या हुई कि पेशेंट को नहीं पता, मुझे पता है, ये होती है सिंगल ब्लाइंड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, वापस मैं तो दिखा देती हूँ इसको, इसका ये कि इसमें ये देखा, स्टार्टिंग से करते हैं। इसको ऐसे याद रख लो कि सबको पता है, पेशेंट को पता है, पेशेंट के डॉक्टर को पता है। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं कि भाई पेशेंट, डॉक्टर, जैसे कि तुम्हारे तू कर रही है तो तू डॉक्टर है, तेरा पेशेंट है, और तेरा एक गाइड है जो, तो तुम 3 लोग इन्वॉल्व हो। तो उसमें से करो कि तुम सबको पता है कि आगे जो 2 ग्रुप्स बने हैं, आधे पेशेंट को प्लेसिबो मिल रहा है और आधों को दवाई मिल रही है, ये बात सबको पता है कि किसको प्लेसिबो मिल रहा है और किसको दवाई मिल रही है। तो होती है ओपन। अब हम चाहते तो ये नहीं है, ओपन वाली रेयर केसेस में होती है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा करना पड़ता है। पर जहां लोग वॉलेंटरीली रिस्की चीजों के लिए अपने आप को देते हैं कि ये करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को नहीं दी जा रही मेडिसिन, वो लोग वॉलेंटरली इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऐसे करके। वरना ओपन वाली अनएथिकल तो है ही। वैसे अनएथिकल क्या, एथिकल है, इंसान को पता है मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो एथिक्स तो उल्टा कम इन्वॉल्व होता है। लेकिन बायस होने वाला होता है कि इंसान को पता है थोड़े दिनों बाद कि भाई मैं तो प्लेसिबो ही ले रहा था और यार मामला गड़बड़ हो रहा है, तो वो सिम्टम सही नहीं दे सकता, कुछ गड़बड़ हो सकती है उसके अंदर। तो ये होता है। तो वैसे ओपन वाली होती है। दूसरा होता है सिंगल वाली। अब दोनों जो ग्रुप्स हैं, ज्यादातर केस में ये होता है कि भाई दोनों ग्रुप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल वाले और प्लेसिबो वाले, दोनों में से पेशेंट्स को किसको नहीं पता, सिर्फ तुझे पता है कि तेरे किस पेशेंट को मेडिसिन जा रही है और किस पेशेंट को जा रहा है प्लेसिबो। तो वो होगी सिंगल ब्लाइंड, जब तुझे पता है। पता तो तुझे भी हो, तेरे सीनियर को भी होगा, मतलब सिर्फ पेशेंट को नहीं पता। उल्टे एंगल से समझो कि पेशेंट्स को नहीं पता। ब्लाइंडिंग ऑफ पेशेंट्स इसलिए लिखा है, ब्लाइंडिंग ऑफ पेशेंट्स, उनको नहीं पता। यहाँ पर फोटो पे देखो, पटपटियां बांध दी इनकी आंखों पे, पेशेंट्स को नहीं पता, डॉक्टर को तो पता है। फिर आई डबल वाली कि भाई पेशेंट को भी नहीं पता और तेरे को भी नहीं पता, तो ये होती है डबल ब्लाइंड। ब्लाइंडिंग ऑफ पेशेंट्स एंड ट्रीटिंग, जो ट्रीट कर रहा है फिजिशियन, उसको, दोनों को नहीं पता, सिर्फ तेरे हेड को पता है। तू जाके सिम्टम्स लेती है, केस टेकिंग लेती है, और जाके जो डेटा होता है वो अपने तो सीनियर को देती है, गाइड को देती है, और गाइड तुझे एक हाथ में पुड़िया पकड़ा देती है कि इसको पर्सन को ये दे देना। अब उस पुड़िया के अंदर दवाई थी या प्लेसिबो था, ये तुझे नहीं पता, तूने तो जाके दे दिया, केस टेकिंग करके अपने पास रख ली, और जैसा जैसा फॉलोअप दिया जा रहा है तो फॉलोअप नोट करी जा रही है। तुझे नहीं पता वो फॉलोअप मेडिसिन की वजह से आ रहा है या प्लेसिबो की वजह से आ रहा है। ट्रिपल वाली, तीनों को नहीं पता, फिर किसको पता होगा?
पता होगा, इनका भी एक हेड होता है जब ट्रिपल ब्लाइंड करनी पड़ती है, जब बहुत बायस निकालना हो किसी चीज को, तुम 2-3 बार कर चुके हो लेकिन फिर भी गड़बड़ आ रही है, तो ट्रिपल ब्लाइंड कर रहे होते हैं, और किसी को नहीं बताना, करके देखते हैं हम, देखते हैं फिर उसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है कि इससे क्या होता है कि गड़बड़ ये आती है, सिंगल वाली ज्यादातर केस में सिंगल ब्लाइंड होता है कि पेशेंट्स को नहीं पता, तेरे को पता होगी, तेरे सुपरवाइजर को पता होगी, लेकिन ये देख जब वो फॉलो अप देने आएगा तो जो प्लेसिबो वाला बंदा होगा वो बेचारा अगर तंग हो गया तो तू उसे काउंसिल करने लग जाएगी, और तेरे को पता है यार इसको तो प्लेसिबो मिल रही है, अरे बड़ा दुख होता है यार ऐसे करके, तो जो तू सिम्टम्स लिख रही है और वो मे बी तेरी इंटरप्रिटेशन में तू उसको कुछ ज्यादा ही पेन लिख दे, पेन तो उसे था यार ये कितना पेन में यार 4+ पेन हो रहा है इसको, पेन की अगर उसको मात्रा में लिखते हैं कि भाई पेन कितना हो रहा है, 10 में से 4 में 10 में से कहते नंबर देगा तो उसको कन्वर्ट करना होगा, तो कहते हैं यार 10 में से ना मेरे को तो डॉक्टर साहब 10 का 10 ही इतना दर्द हो रहा है, ऐसे करके पेशेंट अगर बोले तो, लेकिन इसको इंटरप्रिटेट करना होता है तो पेशेंट कई बार अगर हम नंबरों में नहीं पूछते, उसकी शक्ल देख के देखते हैं यार बहुत तकलीफ में, इसको ना 5+, 7+ इतना दर्द हो रहा है इसके अंदर, तो तुम अपनी स्टडी के अंदर जो डेटा अपने बायस की वजह से, क्योंकि तुम्हें पता था कि उसको प्लेसिबो मिली हुई है तो तुमने उसमें कर दिया गड़बड़, और एक को दवाई मिली हुई और वो कह रहा है पेन हो रहा है, तो तुमको पता है इसको दे रखी है दवाई, ये फिर भी पेन हो रहा है, ऐसा नहीं है ये बोल रहा है इसको पेन हो नहीं रहा, तो तुम उसकी इंटेंसिटी को कम रख सकते हो, एक गड़बड़ हो जाती है, तो कुछ चीजों को कवर करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। और कोई सवाल? हमने क्या क्या पढ़ा उसका, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंफाउंडिंग, सोल कैसे चांस में, आरसीटीज क्यों हुई जाती है, बायस क्या होता है, कैसे कैसे इसका फायदा है, कहाँ ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड करी जाती है, आरसीटीज रैंडमाइज होना ही आरसीटी को बोला जाता है, बिना आरसीटी के, मतलब ये है एक्सपेरिमेंट वाली का पार्ट, रैंडम करना एक्सपेरिमेंट है, कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। और जब ये यहाँ से रैंडमाइजेशन हटा दिया जाएगा तो हम जो कल परसों पढ़ेंगे वो है क्वासा वाली, इसमें रैंडम हटा दो बस, इसके अंदर वो थोड़ा बहुत चेंज कर दो, बाकी लगभग वही होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी पोजीशन है, और सबसे बढ़िया क्वालिटी की यही होती है, ठीक है। और ये हमने अभी भी पढ़ी थी, जो क्लिनिकल ट्रायल्स वाला हम वाला चैप्टर पढ़ के ये जो पढ़ के आए थे, उन्होंने ये बोला था कि जब हम कंफर्मेटरी ट्रायल्स कर रहे हैं, कौन से वाला नंबर था वो था, हाँ 2, हाँ फेज 3 कंफर्मेटरी, तो हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से या कंपैरेटिव ट्रायल से ये करते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या समझ आया क्या नहीं आया, जिसको आ गया कोई क्वेश्चन नहीं है, बाय बाय, गुड नाइट।